हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स टू यू जूलॉजी मानिया चैनल। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स पास इनटू ब्लड और बॉडी फ्लूइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब खाने जो होते हैं, जो डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या करते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से झिल्ली के जरिए ब्लड में और बॉडी फ्लूइड में एंटर करते हैं। उसके बाद ये सारे बॉडी के सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या ना, एब्जॉर्प्शन। तो बॉकल कैविटी एंड इसोफेगस में कोई भी एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस नहीं करती है। उसके बाद आती है क्या ना, स्टोमक। स्टोमक में भी ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन होती है एट वेरी स्लो रेट होती है, मतलब बहुत ही धीरे और बहुत ही कम ही होती है, नेग्लेक्टेड होती है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होते हैं ना, मिनरल्स, अल्कोहल एंड ग्लूकोज एंड वाटर कुछ परिमाण में ऑब्जर्व हो जाते हैं। उसके बाद जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑल ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में ऑल ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस करते हैं। In this part, absorptive surface area is highly increased with the presence of 5 million villi। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्प्टिव सरफेस जो कि विली के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्टिव सरफेस इंक्रीज हो जाती है, जिससे ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सरफेस मिल जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। तो इसके लिए क्या है ना, 5 मिलियन विलीज प्रेजेंट है। कहां पर ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो विली होते हैं, विली आर स्मॉल 0.5 मिलीमीटर लॉन्ग। मतलब ये जो विलीज होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं एंड इनकी जो लेंथ होती है ये 0.5 मिलीमीटर होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसाल एपिथेलियम। मतलब ये जो विली होते हैं क्या होते हैं ना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसाल एपिथेलियम के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। देखिए विली होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स को हम मिलकर, ये जो मिला के हम इसको बोलते हैं ना, लैक्टियल्स। विलस में क्या होते हैं ना, बहुत सारे कैपिलरी प्लेक्सस होते हैं। मतलब इस विलस में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। इट हैज न्यूमेरस माइक्रोविली। मतलब ये जो विलिस होते हैं, विलिस में बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोविलिस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रॉस बॉर्डर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो फूड होते हैं, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स की ऑब्जर्प्शन कैसे होती है। तो पहला क्या है ना, ऑब्जर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। ऑब्जर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। इट इज डिपेंड ऑन सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये जो मोनोसैकेराइड के ऑब्जर्प्शन के लिए क्या चाहिए ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड रहती है। अगर हमारे लुमेन में, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हाई सोडियम कंसेंट्रेशन होगी तो ये सोडियम के साथ ग्लूकोज मिलकर को ट्रांसपोर्टर के जरिए एपिथेलियल सेल में एंटर कर जाएंगे। मतलब ग्लूकोज सोडियम के साथ मिलकर को ट्रांसपोर्टर के जरिए हमारे जो विलिस होते हैं, विलिस के एपिथेलियल सेल में एंटर कर जाएंगे। तो ये ग्लूकोज क्या होगा ना, ग्लूकोज साइटोसोल में एंटर कर जाएगी। उसके बाद ये जो सोडियम होती है ये फिर से इंटेस्टिनल लुमेन में बैक हो जाएगी, मतलब रिलीज हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे जो हमारा था क्या ना, को ट्रांसपोर्टर था। ये को ट्रांसपोर्टर कौन है ना, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। मतलब सोडियम के ऊपर डिपेंड होकर ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है। कहां पर ना, एपिथेलियल सेल में। इसलिए इसका शॉर्टकट नेम होता है क्या ना, SGLT। ये जो ग्लूकोज ऑब्जर्प्शन होती है ये एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके लिए क्या चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। मोनोसैकेराइड्स ऑब्जर्व इनटू साइटोसोल। देन साइटोसोल के बाद कहां पर जाते हैं ये ना, इंटरस्टिशियम जाती है। ये इंटरस्टिशियम क्या है ना, सेल और सेल के बीच में जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम के बाद ये हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। ये हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन जाकर लीवर से मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड इज ऑब्जर्व इनटू इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल। उसके बाद ये सिंपल डिफ्यूजन होकर इंटरस्टिशियम में एंटर कर जाती है।
लार्जर पेप्टाइड्स नॉट ऑब्जर्व, मतलब अमीनो एसिड्स के लार्जर पेप्टाइड्स डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उनको फिर से डिग्रेड होना पड़ेगा। पर जो हमारा डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स होते हैं ये ऑब्जर्व बाय को ट्रांसपोर्ट, मतलब को ट्रांसपोर्ट के मदद से हमारा डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट इज डिपेंड अपॉन हाइड्रोजन आयन, डिपेंड हाइड्रोजन के ऊपर ये अमीनो एसिड का ऑब्जर्वेशन डिपेंड रहती है। देन एंटर्स इनटू हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, मतलब ये अमीनो एसिड क्या करते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से एपिथेलियल सेल में ऑब्जर्व हो जाएंगे, उसके बाद इंटरस्टिशियम में जाएंगे, इंटरस्टिशियम के बाद ये फिर से हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगे, उसके बाद वो लिवर में जाएंगे और फिर से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाएंगे। तो ये था हमारा अमीनो एसिड की ऑब्जर्वेशन के बारे में। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या होती है, फैटी एसिड बाइल के साथ मिलकर बनती है क्या ना, मिसेलिस। मिसेलिस का मतलब क्या है ना, स्मॉल मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिसकी कार्बन एटम्स क्या होते हैं ना, 10 से 12 तक होते हैं, ये डायरेक्टली लीम वेसल में ऑब्जर्व हो जाते हैं, मतलब ये जो लैक्टियल्स में डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाते हैं, इनके लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं इनको क्या होना पड़ता है ना, रीस्टेरिफाइड इन म्यूकोसल सेल, मतलब ये जो लॉन्ग फैटी एसिड होते हैं ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको रीस्टेरिफाइड होना पड़ेगा, कहां पर, म्यूकोसल सेल्स में। ऑब्जर्व्ड कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो भी कोलेस्ट्रॉल ऑब्जर्व हो जाती है इसको क्या होना पड़ता है ना, स्टेरिफाइड होकर कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट होना पड़ती है। उसके बाद क्या है ना, स्टेरिफाइड प्रोडक्ट प्लस प्रोटीन कोड, मतलब स्टेरिफाइड प्रोडक्ट में एक प्रोटीन का कोड बन जाती है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ना, काइलोमाइक्रॉन्स बनाते हैं, मतलब स्टेरिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोटीन का कोड बनने के बाद इन्हें हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स फिर से क्या करते हैं ना, काइलोमाइक्रॉन्स लैक्टियल में ऑब्जर्व हो जाते हैं, जो कि हमारा कहां पर है ना, हमारा बिली के अंदर ये होता है हमारा लैक्टियल। उसके बाद लैक्टियल के जरिए ये कहां पर पहुंचती है ना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में पहुंचती है, उसके बाद ये लिवर में जाएगी। तो अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। हम डेली एवरेज कितने लीटर पानी पीते हैं ना, 2 लीटर पानी पीते हैं, उससे ज्यादा भी पी लेते हैं पर ये हमारा एवरेज है। उसके बाद क्या है ना, सिक्रेशन इज 7 लीटर, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव जूस होती है, इंटेस्टिनल जूस होती है, बाइल जूस सिक्रेशन होती है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेशन होती है, ये सब मिलकर बनते हैं 7 लीटर पर डे। तो ये इट इज रिलीज इन स्टूल 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मतलब हमारा स्टूल में, मतलब जो इजेशन में 200 मिलीलीटर वाटर क्या होती है ना, रिलीज हो जाते हैं, और बाकी सब कुछ क्या होते हैं ना, रीऑब्जर्व हो जाते हैं, कहां पर ना, बॉडी में। सोडियम इज ऑब्जर्व वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जो हमारा सोडियम होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये हमारा बॉडी में रीऑब्जर्व हो जाते हैं। 2 क्लोरीन आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड विथ सोडियम एंड पोटेशियम, मतलब सोडियम नहीं तो पोटेशियम, इसके साथ 2 क्लोरीन आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं। सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर ड्रिवन इनटू सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन सेल के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं। इसके लिए क्या चाहिए ना, सोडियम एंड पोटेशियम एक्टिव फेज, जो कि हमारा मेम्ब्रेन में होते हैं। तो ये था वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के ऑब्जर्वेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारा जो विटामिन होते हैं वो कैसे ऑब्जर्व होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन, मतलब जो कि है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि वाटर में जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं ना, इनका जो ऑब्जर्वेशन होती है वो रैपिड होती है, मतलब ये बहुत ही फास्ट ऑब्जर्व हो जाते हैं। पर जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं, मतलब स्लो ऑब्जर्वेशन होती है।
मोस्ट विटामिन ऑब्जर्व इन जेजुनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में बहुत सारे विटामिन ऑब्जर्व हो जाते हैं। और एक ही विटामिन है जिसका नाम है क्या ना, विटामिन B12, जो कि हमारा इलियम में ऑब्जर्व होती है। इलियम में एस्चेरिचिया कोलाई एक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि विटामिन B12 प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाती है। तो अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स कैसे ऑब्जर्व होते हैं। मोस्टली ऑब्जर्व इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब सारे के सारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनके बीच मोस्टली मिनरल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऑब्जर्व हो जाते हैं, और जो भी कुछ बच जाते हैं वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व बैक हो जाते हैं। 30 to 80% ऑफ कैल्शियम आर ऑब्जर्व इन अपर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए 30 to 80% ऑफ कैल्शियम अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऑब्जर्व हो जाते हैं। इट इज इंड्यूस्ड बाय विटामिन डी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, मतलब हमारे जो किडनी होते हैं वो क्या करते हैं ना, विटामिन डी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं ना, हमारा कैल्शियम आयन को ऑब्जर्व होने में हेल्प करते हैं। आयरन इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। सोडियम इज ऑब्जर्व बाय सोडियम पंप इन सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, सोडियम पंप होती है। इसके जरिए सोडियम क्या करती है ना, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के लूमेन से कहां पर जाती है ना, एपिथेलियल सेल में एंटर कर जाती है। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।